हेलो। मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम सीटेट 2011 में आए हुए पर्यावरणीय अध्ययन से 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम सीटेट 2011 में जो बाल विकास से संबंधित आया हुआ क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करा चुके हैं। अब हम पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए और समझिए और इसमें आप ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी गतिविधि की अनुमति आप नहीं देंगे। तो ये आपको सोच के चलना है। पहला, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। दूसरा है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनका ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो यहाँ पर कहा है कि अनुमति क्या नहीं देंगे। अगर हम पहले विकल्प की बात करें तो इसमें कह रहा है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए ले जाना। तो ऐसा हम जो है, अगर हम शिक्षक होंगे तो हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे उनसे कि आप जो है जानवरों के लिए खाना लेकर जाइए। तो इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। और ये जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इसकी अनुमति हम देंगे, क्योंकि हम उनसे कहेंगे कि जितने भी जानवर जो है चिड़ियाघर में हैं उनका पता लगाइए कि वो, और उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, उनका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ में ले जाना, ये भी अनुमति हम देंगे। तो इस तरह जो है पहला ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही हो जाता है कि इस गतिविधि को हम अनुमति नहीं देंगे। अगला है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से समझाया या पढ़ाया जा सकता है। पहला, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा है, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो इस तरह पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि इसमें पहला सबसे बेहतर तरीका है बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का। पहले बच्चों से हम बीज बोने के लिए कहेंगे और अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन, मतलब उसको अवलोकन करने के लिए कहेंगे, मतलब उसको बराबर देखने के लिए कहेंगे। टाइम टाइम से देखते रहेंगे कि किस प्रकार अंकुरण का जो विभिन्न चरण है वो कैसे हो रहा है, और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों से कहेंगे। तो ये हमारा जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल सही है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इसी तरह जो है बेहतर तरीके समझाया जा सकता है, बीज अंकुरण की अवधारणा को। अगला है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं और जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। अब देखते हैं। पहला, मीरा जो है क्या करती है, समोसे और कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। तो डबल रोटी और कटलेट खाने से क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, सभी को पता है। तो मोटापा पहले विकल्प में है और चौथे विकल्प में है। अब दूसरा हम देखते हैं कि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, सबको पता है, एनीमिया होता है।
तो इस तरह एनीमिया चौथे ऑप्शन में है, लेकिन पहले ऑप्शन में स्कर्वी दिया, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन जो है ईवीएस में पूछे जाते हैं, बस आपको सही तरीके से पढ़ना होता है और उसको समझना होता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सभी सही हैं, लेकिन दूसरे विकल्प को अगर हम देखें तो ये 100% सही है, क्योंकि ये प्रयोग करके दिखाया गया है। तो जब भी हम प्रयोग करके बच्चों के सामने दिखाएंगे तो वो तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस तरह विकल्प 2 जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, ईंधनों से परिचित कराने के लिए, कि उनके साथ जो है लघु फिल्म दिखाने के लिए के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो ये सबसे उपयुक्त तरीका है। अगला है हमारा, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। अगर मानचित्र पढ़ना है तो उसके लिए आवश्यक कौशल कौन सा है, शामिल है। अभिव्यक्तात्मक अयोग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता है। तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल कौन से हो सकते हैं? तो ये स्पष्ट है, ये दूसरा ऑप्शन जो लिखा है, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ये मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए। तो मानचित्र पढ़ने के लिए सबसे आवश्यक कौशल है कि जो स्थान है, उसकी दूरी, उसकी दिशा और इन तीनों के सापेक्ष उसकी स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है सबसे उपयुक्त है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने से। तो यहाँ ऑप्शन पहला ही पढ़ने से समझ में आ जा रहा है, यही होना चाहिए, लेकिन दूसरा भी पढ़ लेते हैं हम, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, तो शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाएगा अगर बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को वो महत्व देंगे? तो विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में उन्हें लाभ पहुंचाएगा शिक्षकों को। जब शिक्षक जो है बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को जानेंगे, उनको महत्व देंगे, तो क्या होगा, और उनके जो है तो उन्हें जो है उनके जो अनुभव हैं बच्चों का वो संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने के लिए बढ़ावा देने के लिए होता है। तो इस तरह ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा कि अमाशय के अंदर भोजन का क्या होता है, मंथन होता रहता है। मतलब उसका मंथन, भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता जाता है और एंजाइम भी बढ़ता जाता है, उसकी क्रिया तेज होती जाती है। मतलब एंजाइम जो है
क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से वो भी फैल जाता है, जिससे उसकी क्रिया तेज हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य नहीं है पूछा है, कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी बच्चों के ऊपर शब्दावलियों का और परिभाषाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। दूसरा है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। चौथा है, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो इस तरह ऑप्शन जो है पहला हम देखें तो यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़े होंगे तो इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो ये उद्देश्य हमारा नहीं है कि बच्चों के आकलन के लिए शब्दावलियों और परिभाषाओं का बोझ डाला जाए। तो ये पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला क्या करता है, पक्षी बैठा दिखाई देता है, क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। तो बिल्कुल गलत है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, ये भी गलत है। घास पर पाए जाने, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके पीठ पर बैठा हुआ है, तो पीठ पर जो परजीवी कीट पाए जाते हैं उन्हीं को वो खाता है। तो इस तरह ऑप्शन पहला इसमें से सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। केवल यही नहीं, बहुत कुछ बताता है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो यहाँ सारे विकल्प को पढ़ने के बाद समझ में आता है ये जो दूसरा ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में सबसे सटीक और सही आंसर है कि जो रेलवे टिकट होते हैं उनका नमूना अगर पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है तो उससे क्या होगा, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है ये, और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। मतलब उस टिकट को देखकर बच्चे ये जानते हैं, जानकारी उन्हें होती है कि कौन सा जगह जो है कितनी दूरी पर है और कितना किराया है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें जानने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य जो है निरूपित है। कहाँ, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तो ये इस पर जोर बिल्कुल नहीं डालना है, परिभाषाओं पर और शब्दावलियों पर। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन, तो ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं तो उन्हें तकनीकी शब्दों से ज़्यादा आकलन नहीं करना है, उन पर बोझ नहीं डालना है तकनीकी शब्दों का। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरे की बात करें तो यह सबसे उपयुक्त आंसर होगा कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय में उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों के अनुभवों को बाहरी से दुनिया से जोड़ना, मतलब उनमें व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला है, दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दत्तकार मतलब दिए गए कार्य जिन्हें होमवर्क दिया जाता है। दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्तकार अभिभावकों, भाई बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में
दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। इसका सही आंसर होगा हमारा पहला होगा कि दत्त कार्य क्या करता है, बच्चों में सूचना खोजने, अपने विचारों के निर्माण करने और इन उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने, उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने के बाद आप सबको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को और तेज करने के लिए सबसे ये उपयुक्त है, सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल प्रयोग है कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पर जोर देने के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमें इन चारों ऑप्शनों में एक ऐसा ऑप्शन खोजना होता है जो बिल्कुल सटीक और सही होता है। तीनों पढ़ने के बाद हमें चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि चारों सही है, लेकिन उसमें से एक खोजना पड़ता है जो बिल्कुल सही होता है। तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको इन कौशलों में विकास होगा, जो है विकल्प को चूज़ करने में। दुर्गा एक गाँव या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हुई, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से उसे तेज खांसी आ रही है, क्योंकि वो चूल्हे पर खाना बना रही है, ईंधन का इस्तेमाल कर रही है, लकड़ी गोबर के उपले का इस्तेमाल कर रही है। तो उससे क्या होता है, जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है, निकलता है और वो श्वास नली में जमा हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन चौथा दिया है कि चलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। तीसरे की तुलना में ऑप्शन 4 ज़्यादा सही है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सही है कि ईंधन को जब भी हम जलाते हैं तो उससे काला धुआं निकलता है और उसकी श्वास नली में जमा हो गया है, तो इसी वजह से उसे तेज खांसी आ रही है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तीसरा आप काट लीजिए, चौथा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करोगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें? बिल्कुल नहीं। बच्चों को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है देख रहे होंगे आप कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे सामग्रियों का TLM बोलते हैं इसको। तो दृश्य श्रव्य TLM का अगर हम प्रयोग करेंगे तो बच्चों में क्या होगा, पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि बच्चे जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहे थे। तो अगर हम ऐसा करेंगे
तो वो पाठ में रुचि लेने लगेंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। गलत। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, केवल आनंद नहीं उठाना चाहिए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 जो है सबसे सटीक आंसर है यहाँ पर। अगला है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला क्या है? केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखे पत्तियाँ, अखबार। और दूसरे में क्या रखती है, डालती है? जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब देखते हैं, रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया: घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। तो यहाँ पर पहला जो है घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा लग तो रहा है, लेकिन फिर भी आगे का ऑप्शन देखते हैं। पहला दुर्गंध है, दूसरा दुर्गंध रहित है, तीसरा है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। अगर इसकी तुलना करें हम, तो ये जो केले के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, अखबार होते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं। मतलब अगर हम इन्हें कूड़े में डाल देंगे या मिट्टी में फेंक देंगे तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं, धीरे धीरे अपघटित हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, टूथपेस्ट है, ये सब प्लास्टिक जो होते हैं खिलौने, ये क्या होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं। अगर इन्हें हम कहीं भी फेंक देंगे तो वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, वो मिट्टी में कभी मिलते नहीं हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा कि इसने जो है जो कचरों को 2 अलग अलग ढेरियों में इकट्ठा किया है, तो पहला ढेरी में जो इकट्ठा किया वो अपघटित होने वाले पदार्थ है और दूसरे में जो है वो अपघटित होने वाले नहीं हैं। अगला है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? एन.के. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, मेधा पाटेकर। तो ये आप पढ़ चुके होंगे, कई बार हम पढ़ा चुके हैं इसको। तो ये ऑप्शन दूसरा सही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। विटामिन क्या है? विटामिन ऐसा पदार्थ है जो हीनताजन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो बताइए ऑप्शन क्या इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन होगा? ये सब आप पढ़ चुके हैं, विटामिन ये सब अच्छी तरह आप जानते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन की जो है आवश्यकता बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, ये क्या करते हैं, रोगों से हमारी बचाव करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ करने के लिए, खुर्दा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो ये NCERT कक्षा 4 जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए हैं कि गोबर से जो दीवारों को लीपा जाता है, फर्श को लीपा जाता है, तो उससे क्या होता है, कीड़े नहीं आते, कीड़ों को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला है,
एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाता है? फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्कासन। तो यहाँ पर स्पष्ट है, तीसरा ऑप्शन सही है, थ्रेसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक मिनट। एक किसानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा, निष्पावन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निष्पावन। निष्पावन ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है दानों को भूसों से अलग किया जाता है। थ्रेसिंग सो मशीन को बोले जाते हैं, थ्रेसिंग मशीन होता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? अलग करना निष्पावन कहा जाता है। अगला है, पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहेलियों को शामिल करना कौन सा उद्देश्य नहीं है इसमें से? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है यही होगा ऑप्शन। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ये होना चाहिए, ये उद्देश्य है पहेलियों का, क्योंकि वो जब पहेलियाँ पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? अपने दिमाग का, अपने मानसिक क्षमता का उपयोग करेंगे, चिंतन की योग्यता बढ़ेगी, उत्सुकता का विकास होगा, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास ये भी होगा, तर्क शक्ति का विकास ये भी होगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, इसमें से यही तीनों उद्देश्य हैं। लेकिन ये पहला जो है हमारा, वो पहेलियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा पहला। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, रक्त समूह ए वाली स्त्री से शादी करता है। एक पुरुष जिसका रक्त क्या है? ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना क्या है? तो ओ, पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना 50% है। क्या है? 50%। पुरुष का ओ है और स्त्री का ए है, तो 50% जो है चांस है कि जो उसका पहला बच्चा होगा उसका रक्त समूह जो होगा वो ओ होने की संभावना होगी और 50% ए होने का संभावना होगा। यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। टूटता तारा उल्का है। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा कि जो टूटता हुआ तारा होता है जिसको उल्का बोलते हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है, इसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। अगला है, क्वथन या उबलना या वाष्पीकरण में अंतर क्या है? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापांतर पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि क्वथनांक, उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है कि वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी तापमान पर होता है, इसका कोई निश्चित तापमान नहीं होता है कि किस पर वाष्पीकरण होगा। आप थोड़े ही तापमान पर रखें तब भी उसका वाष्पीकरण होगा, लेकिन अगर हम क्वथनांक की बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी क्या होता है? उबलता है। तो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है। तो यही अंतर होता है वाष्पीकरण और क्वथन में। अगला है, प्राथमिक स्तर पर
आकलन आकलन में शामिल होने के लिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होने के लिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो ऑप्शन पढ़ के तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर जो होगा वो लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें कह क्या रहा है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यही हमारा आकलन में शामिल होना चाहिए प्राथमिक स्तर में। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नींबू क्या होता है? साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों? नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। बिल्कुल गलत। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। बिल्कुल गलत। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ अगर हम तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जब भी पानी नमकीन होगा, मतलब पानी में आप नमक घोलते जाएंगे तो उसकी जो है घनत्व क्या होगा? बढ़ता जाएगा। साधारण पानी से उसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम नींबू से तुलना करें तो जो नमकीन वाला पानी है उसका घनत्व ज़्यादा होता है नींबू से। इसी वजह से नींबू को जब हम नमकीन वाले पानी में डालते हैं तो वो तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व कम है। किससे? नमकीन पानी से। मतलब नमकीन पानी का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई चीज़ उसमें डूबता नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व जो होती है घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं। तो इसी से जो है अगर हम रेफ्रिजरेटर में कोई भी भोजन जो है रखते हैं तो वो लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं उसको, मतलब वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जो रोगाणु उसमें होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। रक्त की पके हुए अगला क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। तो किसकी रक्त में जब जांच होता है रक्त की, तो किसकी उपस्थिति से यह पता चलता है कि मलेरिया हुआ है? अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी का अगर पाया जाता है रक्त में, तब यह पता चल जाता है कि व्यक्ति को जो है मलेरिया हुआ है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है,
स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा था कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करता है, मदद करता है। ये जो कहानियाँ और कविताएं होती हैं वो कल्पना शक्ति का विकास करते हैं और वो संसार की प्रकृति को खोजने में मदद करते हैं। तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो ये थे सीटेट 2011 में आए हुए 30 पर्यावरण के क्वेश्चन थे। तो आपको समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चनों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में। बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, बस आपको समझना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। चारों ऑप्शनों को पढ़ के आसानी से आप 25+ कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।